उनका एक लंबा अनुभव है नॉर्थ ईस्ट में काम करने के लिए। कॉम्बैटिंग ऑफ टेररिज्म जैसे सब्जेक्ट पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनको उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं सोशल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट्स पर। अभी इस समय वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर हैं। मैं श्री प्रकाश सिंह जी को आमंत्रित, ध्यान रखें श्री प्रकाश सिंह जी। मेरा समय तो ऐसे ले लिया गया है, फिर भी मैं संक्षेप में कुछ तो कहूँगा ही। श्री सरसंघ चालक जी, बोर ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सभी भाई और बहनों, करीब 1 महीने पहले जब देवधर जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया आज के फंक्शन के बारे में और अपनी संस्था के बारे में बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए मेरे मन में हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। नॉर्थ ईस्ट से मेरा एसोसिएशन मेरे शुरू करियर में ही हो गया था। एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में मुझे नागालैंड में 1965 में भेजा गया और 4 वर्ष मैं वहाँ रहा। मुझे अभी भी याद है, जब मैं नागालैंड जा रहा था और दिल्ली में लोगों से विदा ले रहा था, तो बहुत से अफसरों ने मुझे ऐसी दया और निर्निमेष दृष्टि से देखा कि अब तो प्रकाश सिंह से आखिरी मुलाकात है। मुझे भी नहीं पता था। 2 बच्चे हो चुके थे, एक बच्चे को मैंने गोदी में लिया, दूसरे को मेरी पत्नी ने लिया और हम लोग चले गए। ठीक है, ईश्वर की इच्छा है तो नागालैंड जा रहे हैं। और पर 4 वर्ष वहाँ बीते। विश्वास मानिए, मेरे पूरे सर्विस करियर के वह 4 वर्ष हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। दो पीरियड मेरे सर्विस के मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। एक तो 4 वर्ष नागालैंड के और वो ऐसे समय में जबकि नागालैंड एकदम वहाँ इंसर्जेंसी एकदम फुल स्विंग में थी। रोज़ हम लोग सोते थे कोहिमा में, तो रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन गोली की आवाज़, कहीं इधर उधर पहाड़ी पे आवाज़ आ रही है। वो एक आदत पड़ गई थी, गोली की आवाज़ वहाँ के लिए नॉर्मल था। और उसके बाद 4 वर्ष 87 से 91 तक वो पंजाब में थे। उस समय पंजाब में आग लगी हुई थी। दोनों ही 4-8 वर्ष एकदम संघर्षमय वातावरण में खतरों से खेलते हुए बीते। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे दिमाग में दोनों ये पीरियड की अमिट छाप पड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में बाद में फिर जाने का मौका मिला एक विशेष परिस्थितियों में। हालांकि नॉर्थ ईस्ट असम मेरा कार्डर नहीं था, पर मुझको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और कहा कि भाई असम में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के पृष्ठभूमि में उल्फा कह रहा है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। और असम पुलिस के अधिकारी उल्फा के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे, इसमें भारत सरकार को बहुत शक था। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि असम आपका कार्डर नहीं है, पर हम आपको एज DGP भेजना चाहते हैं। मैंने कहा सर, मैं कैसे वहाँ के अधिकारियों से कैसे सहयोग लूँगा, मैं तो जानता नहीं किसी को। उन्होंने कहा नहीं, वो सब बातें हमने सोच लिया है, समझ लिया है, आप असम जाइए और हमें आप पे विश्वास है। खैर, आदेश था, मैं गया और मैं कहूँगा ईश्वर की कृपा थी। इलेक्शन हो गए, एक गोली नहीं चली, शांतिपूर्ण ढंग से हो गए। हितेश्वर सैकिया मुख्यमंत्री हो गए। पर मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनकी कार्यशैली जब मैंने देखी, तो मैंने कहा क्षमा करिए, मैं इस व्यवस्था में काम नहीं कर सकता कि जहां आप मेरे हर काम में रोज़ हस्तक्षेप करें। और मैंने चिट्ठी दे दिया कि मैं काम यहाँ नहीं कर सकता इन परिस्थितियों में। फिर मैं वहाँ से करीब 4 महीने बाद ही चला आया था। तो नॉर्थ ईस्ट से फिर भी मैं, जैसा कि मैंने कहा, मेरा बराबर उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा, बड़ा अटैचमेंट रहा। और जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के बारे में देवधर जी ने बहुत बातें कही और बहुत सही कहा। सरकार ने उस क्षेत्र को निगलेक्ट किया है, पर हमने कितना निगलेक्ट किया है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। भारतीय समाज ने, हिंदू समाज ने कितना निगलेक्ट किया है। मुझे याद है जब मैं उन दिनों नागालैंड में था, तो जब भी कोई इधर से इस तरह के सामाजिक या धार्मिक कोई लोग आते थे,
तो मैं हमेशा इस विषय पर मेरी उनसे बहस होती थी कि यहाँ आप लोग क्यों नहीं आते, काम करते हैं। आखिर अमेरिका से बैप्टिस्ट मिशन के मिशनरीज़ समुंदर पार करके यहाँ आते हैं, जंगल में जहाँ वातावरण एकदम उनके अनुकूल नहीं है वहाँ जाते हैं, अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, पर हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जो भारत भूमि में काम कर रही हैं वो बगल के प्रदेश में क्यों नहीं आते। मैंने कितने लोगों से कहा पर कुछ मुझे ऐसी खास सफलता नहीं मिली। और उन दिनों वातावरण ऐसा था कि बहुत कुछ हम कर सकते थे। नागालैंड के बारे में तो मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। एक समय ऐसा था कि मैं जितना मुझे नागालैंड की जानकारी थी उतना नागाओं को भी नहीं थी और हिंदुस्तान में किसी को नहीं थी। मुझको उस समय अथॉरिटी माना जाता था। खैर अब तो आउट ऑफ डेट हो गया हूँ, समय बहुत तेज़ी से बदलता है और राजनीति हमेशा नए रंग लेती रहती है। मैंने कई बार सोचा कि देखो नागालैंड के बारे में, ये उस समय देखिए मैं काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, इनको एक लैंड ऑफ हेड हंटर्स कहा जाता था। ये लोगों का सिर काटना इनके संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। अगर कोई नौजवान किसी का हेड हंटिंग न की हो तो उसकी शादी नहीं होती थी। तो सोचते थे ये तो डरपोक आदमी है, इसने किसी का सिर ही नहीं काटा है। तो उनकी संस्कृति का जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने ये सोचा कि अगर भारत के अन्य शेष भाग से कोई आदमी आया होता और इसने देवी काली को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया होता तो शायद सब लोग तुरंत उसको मान गए होते कि अरे ये तो नरमुंड की माला पहनती हैं और हम नरमुंड जमा करते हैं। तो बहुत कुछ स्कोप था काम करने का एक, पर हमने मौका गंवा दिया। और ठीक है, भारत का अंग ज़रूर है, पर मिशनरियों के प्रोपेगेंडा के कारण, रेवरेंड माइकल स्कॉट और अन्य लोगों के प्रोपेगेंडा के कारण वहाँ पे धर्म के साथ एक अलगाववाद की मानसिकता जुड़ गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे क्रिश्चियनिटी से कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर उस धर्म की आड़ में लेकर एक अलगाववाद की भावना आपके दिमाग में जड़ दी जाए तो वो एक आपत्ति का विषय हो जाता है। हमने अपने इतिहास को कभी वहाँ नहीं बताया। जब मैं नागालैंड पे किताब लिख रहा था तो मैंने सुनीति कुमार चैटर्जी के रिसर्च पेपर्स वगैरह सब मैंने ढूंढ के निकाले और देखा कि अरे ये तो महाभारत में इसका उल्लेख है। यहाँ से सेनाएं गई थी महाभारत की लड़ाई में लड़ने। किराटा के रूप से किराटा शब्द जो इस्तेमाल है वो इन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अर्जुन का वहाँ पे जाना की चर्चा है, भीम के जाने की चर्चा है नॉर्थ ईस्ट में। हिडिम्बा ही नॉर्थ ईस्ट की ही थी। तो ये सब बातें हैं, पर हमने कभी अपने इतिहास को न तो वहाँ पहुँचाया, आज भी वहाँ अपने इतिहास की बात नहीं करते हैं, और जो सांस्कृतिक जो मौके थे वो हमने गंवाए। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी थी। सरकार के लिए तो जो क्या कहा जाए उसका तो जवाब ही नहीं है। मेरे ख्याल में अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की परीक्षा ली जाए कि भाई आप 7 सिस्टर्स के नाम, उनकी राजधानी के नाम बता दीजिए, शायद 50 to 60% MPs फेल हो जाएंगे। भाई इतने में ही फेल हो जाएंगे, आगे तो मत पूछिए। तो ये तो हमारी हालत है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। और नॉर्थ ईस्ट में जो अलगाववाद की भावना को हमने ही बल्कि बढ़ाया है। जिस प्रदेश ने ज़्यादा बम के धमाके किए, विद्रोह का झंडा खड़ा किया, उसको हमने ज़्यादा राजनीतिक महत्व दिया, उसकी बातों को हमने ज़्यादा माना, उसको हमने ज़्यादा अस्तित्व दिया। मणिपुर जो हमेशा हमसे सांस्कृतिक, धार्मिक और हर दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था, उसको हमने स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया, इसलिए कि ये तो हमारे हैं ही। और उनको अपनी भाषा की को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, उनको अपनी स्टेटहुड लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और जिसने दबंगई की और हथियार उठाया उसको हमने कहा नहीं तुम स्टेटहुड भी लो, ये भी लो, वो भी लो, संविधान में लिए उनके स्पेशल प्रोविज़न भी हो गया। तो ये हमारा जो काम करने का तरीका था वो बहुत गलत था कि हमने मतलब जो लोग हमसे जुड़े थे और जिनकी आस्था भारत से तो स्वतः थी, उनको तो हमने स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया, और जिन्होंने बम छोड़े, हथियार उठाए, उनको हमने कहा नहीं तुम ये भी लो, तुम ये भी लो। तो हमारी खुद की नीतियाँ बहुत जिम्मेदार हैं। और अब नागालैंड में आज ही अब
सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस चल रहा है, पर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में भारत सरकार तो सारी शर्तें मान रहा है, पर नागा विद्रोही बराबर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं और हम कुछ नहीं उसमें कर रहे हैं। एक तरह के पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ चलती रहती है और भारत सरकार जानती है, पर सब कुछ देखकर मतलब जानते हुए भी आंख मूंदे रहती है। नॉर्थ ईस्ट के साथ भारत सरकार ने थोड़े समय जो अच्छा काम हुआ था, जब अरुण शौरी साहब वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का चार्ज उनको दिया गया था, उस समय नॉर्थ ईस्ट पर एक भारत सरकार ने सही ढंग से शासन करने की कोशिश की थी। पर अब फिर किसी से कोई मतलब नहीं, बस यहाँ हम कहते हैं अच्छा इतने 1000 करोड़ है, उस 1000 करोड़ को आप खर्चा लिख कह दीजिए कि हमने खर्च कर लिया, बस इतने से भारत सरकार संतुष्ट हो जाती है। वो खर्चा वास्तव में ज़मीन पे हुआ कि नहीं, उसका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, इसका हम ध्यान नहीं देते। तो नॉर्थ ईस्ट को हमने जो हमारे भारतीय समाज ने जो निगलेक्ट किया वो अपनी जगह है, सरकार ने जो निगलेक्ट किया वो अपनी जगह है। कुल मिलाकर आज जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है उसे हमें दूर करना है, और इस एलिनेशन की फीलिंग को दूर करने में माई होम इंडिया जैसी कुछ जो संस्थाएं आगे बढ़ी हैं, इसको मैं बधाई दूंगा। छोटे पैमाने पे कई जगह काम हो रहा है, ऐसे चुनार में मैंने देखा जलान परिवार है वो कुछ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का लालन पालन कर रहा है। वहाँ गोरखपुर में मैंने देखा योगी आदित्यनाथ भी कुछ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। मैं चाहूँगा कि ये माई होम इंडिया एक बड़े संख्या में लार्ज नंबर्स नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप की योजना अगर बनाएं, और इन बच्चों को, इसमें जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं इनको मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन करके हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में इन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं अब अधिक समय न लेकर बोर ठाकर जी को बधाई दूंगा। एक कर्मयोगी को पुरस्कार मिला है, उनके जीवन के बारे में आपने सब कुछ सुन ही लिया है, मेरा उनसे पुराना ताल्लुक़ रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि किसी कर्मयोगी को पुरस्कार मिल रहा है, वरना तो यहाँ कुकर्मयोगी भरे पड़े हैं और मंच पे भी और अनाप शनाप बोलते रहते हैं। एक महाशय ने तो यहाँ तक क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को कमाल के लोग हैं, नाम ही कमाल है तो काम ही कमाल का है, जो यासीन भटकल की गिरफ्तारी पे भी सवाल उठाते हैं। तो ऐसे इस माहौल में कर्मयोगी को मान्यता मिले, बड़ी खुशी की बात है। और मैं माई होम इंडिया को फिर से इस प्रयास के लिए बधाई देता हूं, और बोर ठाकुर जी को भी मेरे तरफ से मेरा आदर और उनके प्रति भी बधाई कि उन्हें सम्मान मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिंह जी का। आपने अपने अनुभव सज्जन कुमार गर्ग जी को आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए वो आएं और अपने विचार रखें। श्री सज्जन कुमार गर्ग। परम पूजनीय सर संचालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, आदरणीय दीपक भट्ट ठाकुर जी, श्री प्रकाश जी, माई होम इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार आयोजित इस कर्मयोगी अवार्ड कार्यक्रम में मुझे अध्यक्ष का स्थान दिया गया, इसलिए मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूर्वोत्तर भारत जैसे संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए देश भर में जागृति और जोड़ने का कार्य करना ये अपने आप में महत्व की बात है। माई होम इंडिया का ये मिशन सराहनीय है। आदरणीय दीपक भट्ट ठाकुर जैसे श्रेष्ठ उद्योजक, समाज सेवक, कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित करना समायोचित है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की सार्ष जयंती मनाई जा रही है, इसलिए यह पुरस्कार स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में दिया जा रहा है। श्री दीपक जी जैसे कर्मयोगी को परम पूजनीय सर संचालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी द्वारा पुरस्कृत करना अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है। मैं श्री दीपक जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं।
मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। साथ ही मैं माननीय सुनील जी को धन्यवाद देता हूं और आश्वासन देता हूं कि मैं इस संगठन के साथ तन मन धन से हमेशा जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष चाहूँगा केजी सुरेश जी को, जो एक परिचय रखेंगे श्री दीपक भाई ठाकुर जी का, जो आज के कार्यक्रम के अवॉर्डी हैं। केजी सुरेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान जैसे विशिष्ट संस्थानों में वो अध्यापन का काम करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री SD देवगौड़ा जी के वो मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं। उनका व्यापक अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में 25 से भी ज़्यादा वर्षों का, और इस समय वो विवेकानंद फाउंडेशन में एडिटर हैं। मैं उनको केजी सुरेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आज के अवॉर्डी श्री दीपक भाई ठाकुर जी का परिचय आपके सामने में रखें और हम औपचारिक रूप से उनको पुरस्कृत किए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। और मैं केजी सुरेश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा वो आएँ और श्री दीपक भाई ठाकुर जी का परिचय रखें। धन्यवाद सुशील जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, दीपक दा, सज्जन गर्ग जी, प्रकाश सिंह जी, सुनील जी। Introducing Deepak Da to this distinguished audience is like taking coal to Newcastle. Deepak Da is such a distinguished person that I frankly feel that 3 minutes is too short to introduce such a giant personality. But then already the documentary you have seen gives a lot of introduction about him. His life itself is a saga of inspiration for all of us. Usually as a journalist, we are used to sitting on the other side. But I just could not resist the temptation when Sunil ji said that your responsibility is to introduce Deepak Da. I had the opportunity of meeting Deepak Da in Guwahati, and still, even after crossing the age of 75, he remains not only a very simple, down-to-earth person, but also a stickler for punctuality, a stickler for discipline. I still remember that my flight was delayed by 1 hour, and I was being repeatedly called by our activists in Guwahati at the airport saying that Deepak Da is waiting for you. And finally, when I reached this place, he was still waiting for me. And I'm grateful to him to have given me so much of time and heard us patiently. Indeed, wherever I mentioned his name throughout Assam, I found an immediate kind of reciprocity. People, were so happy to learn that he is going to receive this year's award. And they felt that he deserves it. We actually feel that we are honored when he decided to accept this award. Friends, we at Vivekananda Foundation and Vivekananda Kendra has always been inspired by us. He is in fact one of our leading lights. But apart from that, one of the greatest qualities for which today we are all assembled here is that there was a time, today Guwahati is like any other city. Life is very normal, but it was not so just a few decades back, as we all know. And at that time to have stood up to that threat and to have fought relentlessly for upholding national values and nationalism, that was a serious challenge which maybe today's generation in metro cities like Delhi and Mumbai won't be able to understand. To resist the kind of a
a movement, a wave that was sweeping Assam at that time, when everyone was succumbing to pressure. Not only that, of course, his life is a struggle. He has struggled right from childhood. But as an industrialist, it was not generally people know Assam for tea and oil. But he made a mark for himself in industries other than tea and oil. That also is really a significant thing here. And friends, on the last count, I think that Deepak Da would, this is 34 organizations he is actively associated. I just want to know, Deepak Da, from where do you get time? We don't find time to, properly serve one organization, and you are leading 33 organizations, and that too very actively. To cite a few, he is the chairman of the Vivekananda Kendra Institute of Culture. He is the chairman of the Nagarik Samavay Bank Limited. He is a member of the Central Management Committee of the Vivekananda Kendra Kanyakumari. He is the patron of the Vidya Bharati Northeast. He is the chairman of the governing board of the VK Numaligarh Refinery Limited Hospital. He is the national chairman of Seva Projects Bharatiya Vikas Parishad. He is the trustee of Sri Shankardeva Netralaya. He is a patron of the Purvottar Janjati Shiksha Samiti. He is the Anchal Pramukh of Vivekananda Kendra for Northeast. I mean, the list is endless. And so is his energy and commitment to the nation. Friends, he is indeed, as his name suggests, he is actually a Deepak, a lamp for showing light to all of us. And in this darkness, when we see a lot of negative things all around us, he stands out as a lamp to illuminate, to show us the way. By accepting this award, sir, you have honored us. We shall remain ever indebted to you. Thank you. वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर, वो आएं और श्री दीपक ठाकुर जी के लिए विशेष तौर पर उनके द्वारा लिखित मान पद्य को पढ़ें और उनका सम्मान करें। श्री ओम प्रकाश तिवारी जी। प्रणाम। श्री सुनील देवधर जी और कुछ दूसरे स्रोतों से जो भी मुझे दीपक ठाकुर जी के बारे में जानकारी मिली, उसी के उद्गार स्वरूप ये पंक्तियां हैं, इनको आप स्वीकार करें। अथक पुजारी भारत माँ के, हम उन पर अभिमान करें। अथक पुजारी भारत माँ के, हम उन पर अभिमान करें। दीपक जी भारत माँ के, हम उन पर अभिमान करें। दीपक जी को सम्मानित कर हम खुद का सम्मान करें। स्वयं किया उद्योग मगर मन अर्थ लोभ से दूर रहा। पूर्वोत्तर भारत की उन्नति के सपनों में चूर रहा। रहे सोचते सदा किस तरह भारत का उत्थान करें। अथक पुजारी भारत माँ के, हम उन पर अभिमान करें। दीपक जी को सम्मानित कर हम खुद का सम्मान करें। कला संस्कृति वेद धर्म ही रग रग में बहते उनके। वनवासी गरीब पीड़ित जन मन में हैं बसते उनके। एक नहीं गुण हैं अनेक, किस किस का यहाँ बखान करें। अथक पुजारी भारत माँ के, हम उन पर अभिमान करें। दीपक जी को सम्मानित कर हम खुद का सम्मान करें। हम खुद का सम्मान करें। प्रदान करने के लिए डॉक्टर मोहन राव भागवत जी से मैं
विनती करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह डॉक्टर श्री दीपक ठाकुर जी को दें। और आज के इस अवार्ड सेरेमनी हम श्री दीपक ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए का चेक इस अवार्ड सेरेमनी में दे रहे हैं। मैं श्री डॉक्टर मोहन राव भागवत जी से विनती करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह और सहयोग राशि, पुरस्कार राशि उनको भेंट करें। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन श्री ठाकुर जी का उनके योगदान के लिए। हम उनको कर्मयोगी अवार्ड सेरेमनी से पुरस्कृत कर रहे हैं। यह पुरस्कार उनको डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की तरफ से दिया जा रहा है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री दीपक ठाकुर जी। होगा, मनोबल बढ़ेगा। मैं संजय अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहला पुरस्कार स्मृति चिन्ह डॉक्टर मोहन भागवत जी प्रदान करें। कल्याण छात्रावास की तरफ से छात्रों ने जो वंदे मातरम गायन किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा छात्रों के बीच में से कोई आए और स्मृति चिन्ह लें। छात्रों के बीच में से कोई भी आए, बहुत सुंदर वंदे मातरम का गायन हुआ, तो वो आए और स्मृति चिन्ह डॉक्टर मोहन राव भागवत जी से अनुरोध करूंगा वो स्मृति चिन्ह देकर उनको आशीर्वाद दें। सारस्वत बैंक की तरफ से, सारस्वत बैंक सुनीता पारसेकर जी आए और स्मृति चिन्ह लें डॉक्टर मोहन राव भागवत से। नीलेश जैन जी, नीलेश जैन जी मंच पर आए और स्मृति चिन्ह लें। श्री लवलीन ठडानी जी, मैं श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, मंदार खराड़े जी, श्री अविनाश शर्मा जी ने सीडी बनाई है और हम आभारी हैं उनके। अविनाश शर्मा जी, विनय गुप्ता जी, शील भूषण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लवलीन ठडानी जी, आपका स्वागत। शील भूषण शर्मा जी, दीपक वासुदेव जी, आलोक श्रीराम जी, दीपक वासुदेव जी, श्रीराम, विवेक कोहली जी, एडमिरल नैयर जी, संजय अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, विवेक कोहली जी, संजय अग्रवाल जी, आप भी मंच पर आए। पुष्पगुच्छ देकर संजय अग्रवाल जी पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं। इस कार्यक्रम के मंच के पीछे की सारी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है आज के इस कार्यक्रम की। बहुत बहुत धन्यवाद संजय अग्रवाल जी आपका। एडमिरल नैयर जी, उनका काफ़ी व्यापक अनुभव। एडवोकेट है और हमारे माय होम इंडिया के दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं। और अपने विचार रखें।
नमस्कार। परम पूजनीय सत्संग चालक जी, डॉक्टर मोहन राव जी, श्री प्रकाश सिंह जी, गर्ग जी, सुनील देवधर जी और सुरेश जी। भाषण देना मेरा इतना अभ्यास नहीं है और एक समस्या मेरी है, हिंदी मेरा शुद्ध हिंदी बोलना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो मैं हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में बोलूँगा आपको। जीवन में कभी ऐसा ही दिन आएगा, मेरा कल्पना नहीं थी। काम करता समय मैं एक कार्यकर्ता नाते जो कुछ किया है राष्ट्र का पुनर्वैभव तरफ ले जाने के लिए ईश्वर की और संघ से जो मैं दायित्व मिला है, ये मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने को। जीवन में ईश्वर ने बहुत कुछ हमको दिया है। मेरा प्रथम समाज का जो काम करने का लिए मौका मिला है, सुविधा मिली थी मैंने। इट वॉज इन द ईयर ऑफ 1946. आई वॉज ए स्मॉल चिल्ड्रन दैट टाइम. Gandhi ji, for the last time, he came to Northeast. That time, I have been entrusted to look after him as a child worker, to be with him all the time. उसके बाद 1947 में मेरा राष्ट्रीय संघ से संपर्क हुआ। मैंने अभी तक नहीं सोचा कैसे मैं संघ का संपर्क में आया हो। शायद ऐसा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में जब ये संगठन शुरू हुआ था 1947 में, तो मेरा अट्रैक्शन था शायद वो जो डंडा लाठी घुमाना जो चीज था उस समय में, दैट अट्रैक्टेड मी। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो संघ का संपर्क से बहुत कुछ मेरे जीवन में मिला है, जो आज तक मेरा एक इस स्तर तक आने का पहुंचने का जो मौका है, ये इट कुड बी द मेन रीजन। अगर आज जीवन के इस प्रांत पर उपस्थित होकर मेरे पीछे मुड़ के देखो मैंने क्या मिला है, आप लोग जैसे लोगों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्यार, मोहब्बत सब मेरा एसेट। these are my assets। उत्तर पूर्वांचल, इसका बारे में सुनील जी ने काफी क्या कहा है। उनका जो मन का जो उपभोग है, what we could understand by working there relentlessly, he understand the psyche of the Northeast। हमेशा मैं कहता हूँ the people has to change their mindset about the Northeast, their mind block has to change। कभी कभी बहुत दुख लगता है हम लोग का, जैसे मैं थोड़ा सा बहुत सारे यहाँ मीडिया का बहुत फ्रेंड्स है। आई डोंट ब्लेम ऑल, बट देयर आर सर्टेन रीजंस है जी। रिसेंटली आई जस्ट टेल यू वन थिंग, मैं कुछ लिख कर लिया हूँ, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। Very recently, CNN IBN, a news channel, presented a news item in such a manner that it was quite melodramatic. The news item started with the line, "Assam में नफरत नई चीज नहीं है," as if hatred is not new thing in Assam. They clearly reflects the attitude of the national media. I don't say they all, there are certain sections in the media, but that has to be changed. That reflects the attitude of the national media towards Assam